Hello everyone, very good morning and very warm welcome once again to the YouTube session brought to you by PW. In today's class, we're going to talk about the concept of parsing. बहुत ज़्यादा important topic है. पार्सिंग के सभी फेजेस के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. दिस टाइम ऑल्सो द एग्जामिनेशन जो जून के अंदर हुआ था, जो एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया, उस एग्जामिनेशन में भी पार्सर रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो पूछे गए हैं. सो एज ऑलवेज parsing is one of a very important topic. So in today's class we're going to revise the complete concept with some of the previous year questions. Chale, hearty welcome to all of you. Please confirm my voice is perfectly audible to you all and the screen behind me is clearly visible. Past session we have covered fuzzy set and I have also discussed with you the concept of code optimization. So भाई जिन्होंने मिस करे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो मैं कवर कर चुकी हूँ. कोड ऑप्टिमाइजेशन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है. दिस आई हैव गिवन इन डिटेल्स. यस, सो दिस वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल्स. डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वी हैव कवर्ड फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑल द पार्ट्स, मशीन डिपेंडेंट, मशीन इंडिपेंडेंट. इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, आई होप सबने अटेंड किया. अगर किसी ने मिस किया है तो माई हम्बल रिक्वेस्ट टू वॉच दिस because this will give you amazing concept clarity as well as you will be solving the questions also. Same with fuzzy set, I have again discussed the detailed concept of fuzzy set along with the related definitions because यहाँ पे बहुत सारी definitions आती हैं fuzzy set में. तो do check my recordings, ये available है YT के ऊपर. लास्ट वीक ही हमने ये कवर किए थे. ठीक है, सो आज बात करने वाले हैं हम पार्सिंग की. पार्सिंग फेस के बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई विल कवर. सो शॉर्ट पॉइंट्स जैसे मैच द फॉलोइंग में आ रहे हैं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, तो वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज सेशन. चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम जल्दी से लेट्स प्रोसीड विद आवर डिस्कशन एवरीवन. एंड द फर्स्ट थिंग व्हिच वी हैव टू कीप इन माइंड इज व्हाट इज अ कंपाइलर. सो होता क्या, कंपाइलर बेसिकली एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो कि कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को लो लेवल लैंग्वेज के अंदर. मतलब यू कैन सी हियर इन दिस पिक्चर, यू गिव अ इनपुट, दिस इज द इनपुट व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय यूजर. So I will write here, this is a user input, right? So user input is in a language which is understandable by user. हम जो भी input देते हैं वो उस language में है जो हमें समझ में आता है, like the high level languages, है ना? So now the input is not understandable by the system. Therefore that input is compiled and it is converted into a low level language which we can also call as the machine language. ठीक है, so this translation is basically done by a software which is called as compiler. You can also call it as language translator. इसको हम लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी बोलते हैं. एंड ट्रस्ट मी, दिस बेसिक डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट फॉर पेपर 1 ऑल्सो. पेपर 1 के क्वेश्चंस भी यू मस्ट हैव सीन. सो वहां पे भी ये जो बेसिक वर्ड्स होते हैं ना, कि कंपाइलर होता क्या है, इंटरप्रेटर क्या होता है, असेंबलर क्या है, सो दीज बेसिक वर्ड्स कैन डेफिनेटली कम इन पेपर 1 बिकॉज बाय डिफॉल्ट इट इज assumed that everyone knew what is compiler, everyone knew what is interpreter, है ना? So one more important point which you should know, as per paper 1, that compiler is always converting the complete high level code into the machine level code in one go. Yes, compiler is always converting in one go. paper 1 में question पूछ सकता है, whereas that's why we have interpreter different from the compiler because interpreter always converts लाइन बाय लाइन, है ना? ऐसे ही होता है ना, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्जन करता है एंड कंपाइलर हमेशा कन्वर्ट करता है इन वन गो. यही इनके बीच में एक प्राइम डिफरेंस होता है. एंड बेसिकली बच्चे, असेंबलर इनका एक सब पोर्शन होता है. असेंबलर बेसिकली इज अ पार्ट ऑफ कंपाइलर बिकॉज जैसे यहाँ पर this is a abstract picture which has been given that high level language is converted to low level language by a compiler. Basically what happens, the first of all the high level language is converted into a
इंटरमीडिएट फॉर्म, उसको एक लो पार्ट के अंदर इंटरमीडिएट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, which is called as the assembly language. And from there the assembly language is converted into the low level language. Now this conversion बच्चे, conversion of assembly language into low level language, this is basically done by the assembler. तो ये पूरे पार्ट को हम लोग कंपाइलर कहते हैं, है ना. This is done by compiler or this is done by interpreter, and inside this working we have a assembler involved which is converting assembly to low level. ठीक है जी. तो ये मैंने कुछ बीच में पेपर 1 का भी ग्लिम्स आपको दे दिया है कि ये कैसे यूज होता है. चले अब as per paper 2 what is important are the phases. I think you all can read here. These are the phases. 7 phases है, sorry 6 phases है ये total. Lexical analyzer, syntax analyzer, semantic analyzer, intermediate code generator and code optimizer, optimization, code optimizer and code generator. ठीक है. अच्छा, this is basically divided into 2 parts. Yes, this is divided into 2 parts. One part is called as analysis. Yes, one part is called as analysis phase and other part is called as synthesis phase. Yes, ये 2 phases होती हैं compilers की. ये आपको ना क्वेश्चन सीक्वेंस भी पूछ सकते हैं, ठीक है. ऑल्दो सिंपल क्वेश्चन है, बट यस वी हैव सीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड वी नो दैट इट्स अ परफेक्ट मिक्सचर ऑफ इजी and moderate level of questions and also tougher ones, है ना. So यहाँ पर आपको sequence भी पूछ सकते हैं. तो lexical analyzer, then syntax, semantics, then intermediate code, code optimizer and code generator. ये आपके total 6 phases हैं, ठीक है. अब इसमें आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? We are going to discuss what is syntax analyzer, which is also called as phase parsing. ये क्या होता है, इसके बारे में आज का हमारा डिस्कशन है पूरा, कि हम सिंटेक्स एनालाइजर के ऊपर पूरे डिस्कशन करेंगे. चलिए लेट्स सी. सो सिंटेक्स एनालाइजर हमारे पास सेकंड फेज होती है. दिस इज द सेकंड फेज. लेट मी राइट हियर. This is the second phase in compiler designing, which is also called as parsing, syntax analysis या फिर parsing. अब बच्चे, when we talk about the first phase ना, that is lexical analyzer, important to note here that lexical analyzer is going to produce the tokens. ये यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होता है? It is going to produce the tokens. Now these tokens will be taken as a input by the another phase which is called as syntax analysis. So here we have the syntax analysis phase which is going to take the input of tokens. So यहाँ पर lexical analysis का output है token. Syntax analysis के लिए it is working as a input. Got it? So input is the token. So it takes the tokens. Token को ये लेता है, ठीक है. And it is going to produce a parse tree. तो यहाँ पर what is the output produce? It is going to produce a tree structure जिसको हम syntax tree बोलते हैं या फिर हम इसको parse tree बोलते हैं. Yes, so you can also call it as syntax tree or you can also call it as the parse tree. And as the name suggests, this is going to check the syntax errors. Yes, this is going to check the syntax errors, or you can also say कि ये grammar की checking करता है, whether the grammar of the language is perfectly fine or not. क्या आप जो कोड लिखा है उस कोड की ग्रामर कैसी है. सो ग्रामर की चेकिंग के लिए वी हैव द फेज विच इज कॉल्ड एज द पार्सिंग. यस, एंड बच्चे, इफ देयर आर एनी टाइप्स ऑफ सिंटेक्स एरर्स, दैट मीन्स प्रोग्राम कंटेन्स mistakes or it does not adheres to rules
ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल को नहीं फॉलो कर रहे हैं तो उसको जो है यहाँ पे रिपोर्ट किया जाएगा, बिकॉज एज आई सेड यू इट इज गोइंग टू चेक सिंटेक्स और इट इज गोइंग टू चेक द ग्रामर रूल्स. जैसे कि आप बात करो कि मिसिंग कॉमा और मिसिंग सेमी कोलन, है ना, जैसे हम इक्वेशन, हमारा सिंटेक्स है लैंग्वेज का कि लिखता है लेट्स से x प्लस वाई इज इक्वल टू z, है ना, सो दिस इज अ सिंटेक्स फॉलोड बाय अ सेमी कोलन. अब अगर इसकी जगह पर ऐसा लिखा हो x plus y is equal to z, so this is basically wrong, है ना. Why? Because this is not syntactically right. As per syntax we have this rule. Also it's mandatory to put the semicolon. हम कोलन नहीं लगा सकते because वो मेरी ग्रामर का रूल है कि इसके एंड पे सेमीकोलन होना चाहिए. ठीक है, so all such errors are definitely lexical error is not going to check. Lexical analysis phase is only going to produce the tokens. मैंने आपको ना lexical analysis में एक पॉइंट बताया था जब हमने tokens को काउंट करने का एग्जाम्पल देखा था. मेरा जो है सेशन चेक करना, I have taken one session which was about the superior revision compiler design. मैं लिख रही हूं यहां पर, I have taken this session. Please do watch. वेरी इंपॉर्टेंट है, मस्ट वॉच. माई सजेशन हो जाएगा, ये दोनों वीडियोस मेरा सजेशन है, मस्ट वॉच है. यस, ठीक है. सुपीरियर रिविजन कंपाइलर डिजाइन, जो जून वाला एग्जाम्पल पेपर हुआ था ना, उससे पहले मैंने ये वीडियो सेशन लिया था जिसमें we have taken the details of everything. There I taught you how do you produce tokens and how we count tokens, है ना, जो कि इस बारी क्वेश्चन भी आया था जून वाले पेपर में कि there was a sequence given, उसमें पूछ रहे थे ना कि tokens बताओ कितने हैं, तो वो सब कुछ मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था. Important to note here, lexical analysis phase is never going to check the meaning of the code. Yes, वो मीनिंगफुल है या नहीं है, क्या आपको लग रहा है सेंसलेस लग रहा है, तो वो चेकिंग कुछ नहीं होती लेक्सिकल एनालिसिस फेज के अंदर. ये सारी चीजें लेटर फेजेस के अंदर होती है. इसी वजह से अगर आपको एक्सप्रेशन कुछ अटपटा सा भी दिखेगा तो भी यू आर गोइंग टू काउंट द टोकन्स, बिकॉज लेक्सिकल एनालिसिस फेज का ये काम ही नहीं है. ठीक है, उसका ये वर्क ही नहीं है, उसका ड्यूटी सिर्फ टोकन्स को जनरेट करने का है, दैट्स इट. ठीक है, वो मतलब नहीं निकालता कभी किसी चीज का. सो यही पॉइंट जो मुझे कोई एक पूछ रहा है, यस रीति सक्सेना, सो डेफिनेटली लेक्सिकल एनालिसिस में ये सब नहीं होता. एंड आई हैव क्लियरली मेंशन्ड हियर 2 sessions must watch. Yes, 2 sessions must watch. You have to watch the recording for code optimization. Details में बताया है, and superior revision compiler design मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए. सो यहाँ पर दिस बेसिकली चेक्स द मीनिंग. यहाँ पे मीनिंग, यहाँ पे सिंटेक्स चेक होता है, ग्रामर चेक होता है. जैसे मैंने अभी बताया, ग्रामर रूल सेज दैट यू हैव टू पुट सेमीकोलन. इफ सेमीकोलन इज मिसिंग दैट इज वायलेटिंग माय ग्रामर. गॉट इट. किसी में कोट्स लगने, अगर कोट्स नहीं लगे हैं तो वो मेरी ग्रामर को वायलेट कर रहा है. सो सच टाइप ऑफ एरर्स आर कॉल्ड एज द सिंटेक्स एरर्स एंड दे आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हियर इन द फेज ऑफ सिंटेक्स एनालिसिस. यहाँ पे इसी चीज की चेकिंग की जाती है. ठीक है, कि ग्रामर ठीक लिखी है कि नहीं लिखी. चलिए, अब हम बात करते हैं द रिलेशन ऑफ अ पार्सर एंड सीएफजी. वेरी इंपॉर्टेंट. मैच द फॉलोइंग. ये जो वर्ड लिखा है ना बच्चे, दिस हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन यूजीसी नेट एग्जामिनेशन कपल ऑफ टाइम्स. Very important part. Always remember, syntax analysis phase matches with context free grammar. That means parser phase matches with CFG, context free grammars. Okay, lexical analyzer matches with, important to note, I have added for lexical analyzer, the lexical analyzer identify tokens with the help of regular expression. So it is basically using finite automata. Okay, because regular expression is a language, it is accepted on a model called as finite automata, है ना. But lexical analyzer cannot check the syntax. यही मुझे जो अभी कोई पूछ रहा था. ओके, सो सिंटेक्स चेक नहीं करता बिकॉज ये इसका लिमिटेशन है रेगुलर एक्सप्रेशंस का, दैट इट्स नॉट गोइंग टू चेक द सिंटेक्स. रेगुलर एक्सप्रेशंस कैन नॉट चेक द बैलेंसिंग टोकन सच एज पैरेंथेसिस.
Therefore, this phase uses context-free grammar, which is recognized by PDAs. तो यहाँ पर आगे आपके पास push down automata, because CFG is more powerful compared to that of regular language, that we know already, है ना? Because regular language जो होती है वो आपकी टाइप 3 ग्रामर्स होती हैं, है ना? इससे ज्यादा पावरफुल हमारे पास कौन है? वी हैव टाइप 2 ग्रामर्स व्हिच इज कॉल्ड एज CFG. ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट, CFG के भी दो कैटेगरीज हैं. वी हैव डिटर्मिनिस्टिक एज वेल एज नॉन डिटर्मिनिस्टिक, है ना? लेट मी टेल यू दैट डिटर्मिनिस्टिक CFG is less powerful compared to that of non-deterministic context-free grammars. So कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये भी पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Yes, it's very important to note down the deterministic CFG is lesser powerful compared to that of non-deterministic. ठीक है जी, चलिए let's proceed. अब हम बात करेंगे the categories. Very important table, बहुत ही ज्यादा important है ये. इसमें से plenty of theory questions have already been asked by UGC NET paper. मैं कहती हूँ भर भर के क्वेश्चन जिसमें से पूछे हुए, एक बार नहीं कई बार पूछे हुए हैं. ये पॉइंट्स आपको सभी याद रखने पड़ेंगे. Always remember the parsing is basically that we are checking the sense. अगर हम पार्सर की बात करें, अभी पीछे मैंने क्या बोला, that syntax analysis phase basically check the syntax errors or the grammar. You can also say that this basically check the sense of the sentence, which is not checked by lexical analysis. Lexical analysis में sense की checking नहीं होती. मैंने आपको बताया था ना कोडिंग कैसी भी लिखी हो. जैसे एग्जाम्पल है कि आपको कोड लिखा हुआ है int t greater than 5 equal to 2 semicolon y. I mean, this is not syntactically right, but it's okay. Why? Because lexical analysis never checks the sense. उसका sense निकालने का काम नहीं होता. तो lexical analysis की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो as per lexical analysis ये okay होगा. But syntax analysis यहाँ पे गलती निकालेगा, क्योंकि syntax analysis के हिसाब से इसका sense नहीं निकलता. Got it? So ये एक important point है which you have to keep in mind, that lexical analysis never checks the sense. So syntactically, whether it's correct or not, whether it makes sense, whether the grammar is okay, है ना, that all will be done here by the syntax analysis phase. And here we go now. All the grammars, generally we work on the parsers, all the grammars, although that is CFG grammar, है ना, ये सारा context free होता है, but important to note it work on unambiguous grammar. Yes, important to note it work on unambiguous grammar. अब भाई unambiguous का मतलब बताओ फटाफट. Everyone has to write in the chat what is the meaning of unambiguous quickly, because इस बारी ambiguous का मतलब पूछा था ना पेपर में. कितना सिंपल क्वेश्चन था जून वाले पेपर में. एक बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ambiguous कब होती है एक ग्रामर. सो आपने मुझे फटाफट से बताना है कि unambiguous किसे कहते हैं. When same string is produced by two different parse trees, that is called as ambiguous, है ना. And if it's not done, that is basically called as unambiguous grammars. So all parsers work on unambiguous type of grammars. Important to note. We have two categories, top down and bottom up. Top down parsers have recursive descent parsers and also LL1 grammars, which is also called as predictive parsers. इसका दूसरा नाम है, इसको predictive parser भी बोला जाता है. Whereas when you talk about bottom up, yes, when you talk about bottom up type of parsers, then bottom up are of two categories. One is called as LR parser, another one is called as operator precedence parser. So question बहुत simple सा question ये है. This has been asked in UGC NET
मल्टीपल टाइम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सिर्फ इतना सा कि कौन किसकी कैटेगरी में आता है। स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, आपको लिखा होगा LL1 इज बॉटम अप, हाँ, या LL1 इज टॉप डाउन, और क्वेश्चन सेज CLR इज अ टॉप डाउन पार्सर, है ना। सो भाई कौन किसकी कैटेगरी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। सो अच्छे से इस डायग्राम को देखो। एंड एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर इज द ओनली पार्सर under bottom up parser which work on ambiguous as well as unambiguous grammar. This is the only category of parser. Generally parsers work on unambiguous grammar, है ना, but this is the exceptional case because this work on ambiguous plus unambiguous grammar. So please note down this point everyone. ये एम्बिगुअस अनएम्बिगुअस दोनों के ऊपर काम करता है, सिर्फ ऑपरेटर प्रेसिडेंस पार्सर अकेला ऐसा पार्सर है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, शिफ्ट रिड्यूस पार्सर बॉटम अप का ही नाम है। यस, शिफ्ट रिड्यूस इसका नाम है, ठीक है। ओके, सो प्रिडिक्टिव पार्सर्स मैंने बताया LL1 प्रिडिक्टिव पार्सर्स है ना। अच्छा, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट वो ये कि इनकी पावर क्या होती है। तो बच्चे ये जो ऑर्डर गिवन है ना, दिस ऑर्डर इटसेल्फ डिफाइंस द पावर। सो लेट मी राइट हियर, इफ यू गो इन दिस डायरेक्शन ऑब्वियसली द पावर इज गोइंग टू इंक्रीज, दैट मीन्स LR0 is less powerful compared to SLR, compared to LALR, compared to CLR. CLR, canonical LR parsers are most powerful type of grammars. Yes, तो यहां मूव कर रहे हैं तो पावर जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। सिंपल। यस प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर कंफर्मेशन। पहले यहां तक का पॉइंट आप लोग सब क्लियर करो कि ये सभी बेसिक पॉइंट सब लोगों को याद हो गए, क्योंकि अब मैं इसके आगे पॉइंट्स आपको बताने वाली हूं। वी हैव मेनी मोर पॉइंट्स टू डिस्कस, बट फर्स्ट ऑफ ऑल, yes, ambiguous grammar has more than one tree structure. It has more than one parse trees producing the same string. एक ही string को आप एक से ज्यादा तरीके से प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। चलिए, सो ऐसे भी लिखा हो सकता है इसका कंपैरिजन, ऐसे भी कंपैरिजन हो सकता है, इसके बीच में साइन बना हो सकता है, दैट दिस इज मोर पावरफुल, दिस इज मोर पावरफुल, दिस इज मोर पावरफुल। ये साइन के साथ भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप यहाँ से भी याद कर सकते हो। अच्छा, यू कैन ऑल्सो कंपेयर दिस विद LL, इससे भी कम पावरफुल होता है आपके पास LL, सो ऐसे भी आप लिख सकते हो। सो LL ग्रामर्स यू कैन से आर द लीस्ट पावरफुल टाइप ऑफ ग्रामर्स। Yes, this is least powerful, and if we follow the sequence, canonical LR are the most powerful type of grammar. Yes, this is most powerful. ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन इस बार के क्वेश्चन पेपर में भी था, वो था नंबर ऑफ स्टेट्स के ऊपर। तो मैं एक बार नंबर ऑफ स्टेट्स का भी यहाँ पे पॉइंट ऐड करूंगी कि नंबर ऑफ स्टेट्स की अगर आप बात करते हो, यस प्लीज, नंबर ऑफ स्टेट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट। जो पेपर अभी जून वाला कैंसिल हुआ है ना, उस पे मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन था। तो बच्चे, नंबर ऑफ स्टेट्स जो है, सबसे पहले आप बात करोगे LR पार्सर्स की, विच इज सिंपल LR0, then you have a simple LR parser, then we have LA LR parser, and then we have canonical LR parser. So important to note here that the number of states in this case, ये देखो, ये है exception जो ये बहुत important है, number of states of simple LR parser is same as LA LR parser, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेट्स तो सबसे ज्यादा कहां पर है,
मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कहां पर होती हैं? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स जो है दैट विल एग्जिस्ट इन केस ऑफ कैनोनिकल, एंड डेफिनेटली मिनिमम नंबर ऑफ स्टेट्स कहां पर होंगी? दैट इज गोइंग टू एग्जिस्ट इन LR parser. If question will ask you कि equal कहां पर होती है, तो they have the SLR as well as LALR. अब थ्योरी का कुछ भी क्वेश्चन बन जाए आपको यहां से सॉल्व हो जाएगा नंबर ऑफ स्टेट्स के ऊपर. एनीथिंग, कुछ भी आपसे पूछ लिया जाए, आई थिंक दैट इज नाउ सॉल्वेबल. देखा था ऐसा क्वेश्चन? याद करो पेपर में. हैव यू सीन सच क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन? नंबर ऑफ स्टेट्स. अच्छा, ये भी क्वेश्चन इस बार ही आया था कि शिफ्ट रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व करते हैं, है ना? सो अभी हम इसके ऊपर भी कुछ बेसिक इसकी थ्योरी जो है वो डिस्कस करेंगे. चलिए, मूविंग अहेड, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पिक्चर. ये क्वेश्चन आया था आपका बैक ट्रैकिंग का, मैच द फॉलोइंग. बैक ट्रैकिंग, infinite language with matching numbers, canonical LR parser and PCP के ऊपर, है ना? So canonical LR parser की जो मैच थी वो थी maximum number of states. ऐसा लिखा हुआ था पेपर के अंदर, large number of states. याद करो आप. Yes, so this is the recent previous year question जो जून में पूछा है. ठीक है. दूसरी चीज जो मैंने अभी बताया, इसमें से क्या क्वेश्चन था, बैक ट्रैकिंग कहां पर होती है. सो बच्चे जनरली जो कॉन्सेप्ट टॉप डाउन पार्सर के अंदर होता है ना, वी हैव टू कैटेगरीज, है ना. वी हैव सीन देयर आर टू कैटेगरीज, वन इज रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, अदर इज प्रेडिक्टिव पार्सर्स. प्रेडिक्टिव पार्सर्स बेसिकली आर द स्पेशल केसेस वेयर देयर इज नो बैक ट्रैकिंग. Yes, where there is no backtracking, and here in recursive descent parser we do have backtracking. हम पिछले वाले string के ऊपर, पिछले वाले node के ऊपर वापस से जा सकते हैं backtrack करके. So यही question था इस बारी कि backtracking से word कौन सा match हो रहा था. Predictive parsers में backtracking नहीं होती है. Yes, Leela Santosh, question format can be anything. It can be match the following. It can be a simple statement type of question, as like this time question says that a large number of states exist in, है ना, match the following था. So large number of states exist in canonical LR, because I've given you a comparison sequence for number of states, LR, SLR, LALR as well as canonical LR. So now whatever question asks you, simply have to learn the number of states comparison. Yes, I think this is clear. Chaliye, there's one more very important diagram which you have to remember. One more very important diagram. This is the diagram where you have to see the comparison of various types of grammars. ऐसे भी आप याद रख सकते हो. Trust me, this is most important, very important. I'll show you some previous year questions also. Acha, all these categories are basically under the grammar which is called as unambiguous. Hana, as I told you that parser basically work on unambiguous grammar, but we have a special class which is called as operator precedence grammar, which work on unambiguous as well as on ambiguous. So this is, let's say, the ambiguous portion. So operator precedence parser is going to work on both of them. Some of the portion is inside unambiguous, some of the portion is inside the ambiguous grammars. So यहाँ से भी theory बहुत amazing बनती है आपको पेपर के अंदर. जैसे आप as per diagram देख सकते हो, LL0 is least powerful. Yes, there are some pointers which you have to keep in mind. LL0
is least powerful. As per diagram also you can see this is least powerful. Also I have shown you the comparison. ऐसे भी आप देख सकते थे, है ना? तो आप ऐसे लर्न करो या फिर आप इस डायग्राम से लर्न करो, ये पॉइंट्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है? लीस्ट पावरफुल जो होगा दैट इज ऑलवेज LL0 टाइप ऑफ ग्रामर. ओके, ये मैं अभी बताती हूँ. वेट, सेजल, आई थिंक यू हैव नॉट, हाँ कंपाइलर डिजाइन आपने पहले नहीं अटेंड करा, इसका मतलब okay, because it is inside LR0 as you can see in the picture also. So LL0 is one of the least powerful, है ना? Similarly बच्चे you can see LL1 is inside canonical LR. आप देख रहे हो LL1 जो है ये canonical LR के अंदर आ रहा है. Yes, this is also important. LL1 is inside canonical LR because LL1 is inside canonical LR, so you can say that it will be accepted by canonical LR. Yes, so it is accepted by what? This is accepted by canonical LR because LL1 is inside canonical LR, but you are not sure about rest of the grammars because बाकी सबके ये पूरा अंदर नहीं आ रहा है ना, बाकी सबके LL1 पूरा inside नहीं है, इस वजह से बाकी grammars में we are not sure, but we are for sure about only the canonical LR because LL1 is completely inside the canonical LR, so it will be accepted by canonical LR. Yes. All right. So I think this is clear, everyone. ये थ्योरी है सारी, थ्योरी वाले बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो वी कैन नॉट डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज अपॉन लीविंग सच क्वेश्चंस एंड लीविंग सच इंपॉर्टेंट सिंपल पॉइंट्स. ये बहुत इजी है, स्कोरिंग पार्ट है, तो इसको बिल्कुल स्किप मत करना. चलो जल्दी से कंफर्मेशन सो दैट वी कैन प्रोसीड. फर्स्ट पीपीटी के अंदर LL1 बॉटम अप नहीं है. रीति सक्सेना, LL1 is always a top down. LL तो बच्चे होता ही टॉप डाउन का कैटेगरी है, LL टॉप डाउन का कैटेगरी है, बट इट्स जस्ट मैं इसको कंपैरिजन में प्लेस करूं इसलिए मैंने इनसे पहले इसको लगा दिया बिकॉज LL यहां पर जब मैं LL की बात करी तो मैं जीरो की बात कर रही हूँ, है ना? यहां पर जब मैं बात कर रही हूँ तो मैं जीरो की बात कर रही हूँ, और यहां पर जब मैंने प्लेस करा है वो मैंने LL1 करा, मैंने दोनों दिखाए हैं. LL0 भी होता है, 1 भी होता है. अच्छा, ये 0 एंड 1 क्या है? नंबर ऑफ लुक अहेड सिंबल्स, मतलब आप कितने सिंबल्स के ऊपर प्रेजेंटली वर्क कर रहे हो, है ना? सो 1 का मतलब देयर इज 1 लुक अहेड सिंबल, सिंपल, एंड 0 मींस नो लुक अहेड सिंबल. ओके, क्लियर है. चलिए, वेरी नाइस. चलिए लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर. इसके भी मैं कैटेगरीज अभी आपके साथ डिस्कस करूंगी. अच्छा, अब बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, दिस इज आल्सो प्रीवियस, ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आई एम डिस्कसिंग आर the previous year questions. ठीक है, so this is PYQ. Now you have to reply me what is the right answer. Time starts now. Yes, please. What is the false statement for LL1? What is the full form for LL1? Yes, please. First 2 points are absolutely right. जो कि LL1 की बेसिक डेफिनेशन होती है. फर्स्ट L का मतलब होता है वी हैव टू स्कैन द कोड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सेकेंड L का मतलब होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. बिल्कुल ठीक है ना? थर्ड पॉइंट आपका फॉल्स है.
बिकॉज सेकेंड डेल का मतलब होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स. नो, दिस इज नॉट द राइट स्टेटमेंट. इट्स अ इनकरेक्ट पॉइंट. 100% एक्यूरेसी है, बहुत बढ़िया. एंड फोर्थ पॉइंट मैंने बोला, ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है 1, इसका मतलब होता है लुक अहेड सिंबल. मतलब कितने सिंबल्स पे आप वर्क कर रहे हैं, है ना. सो राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज सी. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इजी था, वेरी सिंपल क्वेश्चन. ऑल्सो वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलिए, ये रहा, ये भी PYQ है. दिस इज ऑल्सो प्रीवियस ईयर. Which of the following derivations does a top-down parser use while parsing an input? Very simple. आप देखो, अब आपको वो पॉइंट से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. एंड पिछले क्वेश्चन से ये कनेक्टेड है. Yes, quickly everyone, right answer for the question. When we talk about the top-down parser, so we have the category which is LL, है ना. So LR तो यहाँ पे होती ही नहीं है. And LL का मतलब अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा. लास्ट क्वेश्चन में देखा LL का मतलब क्या होता है, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, लेफ्ट टू राइट स्कैन एंड लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. सो इट इज नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इन रिवर्स. एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन तो यहाँ पे होता ही नहीं है. तो राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन बी होगा. अमेजिंग, 100% एक्यूरेसी. बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया. देखो कितने इजी पॉइंट्स है ना, एंड आप लोगों को समझ भी आ रहे हैं. चलो, another question. This is previous years of GATE examination. 2011 गेट का क्वेश्चन है. You have to match the following words. अभी मैंने आज के सेशन में 2 वर्ड्स बताए हैं, एंड आई थिंक उन 2 वर्ड्स से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. बट अदरवाइज आई टेल अबाउट द रेस्ट ऑफ द टर्म्स एज वेल. चलिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ. Yes, please. Regular expression, PDAs, data flow analysis, register, allocation. How do we match these terms? First of all, we're going to match regular expression, which is going to match with lexical analysis. याद करो, अभी बताया था ना, finite automata यहाँ पर आता है. PDAs का मतलब है we are talking about CFG. अभी कहाँ पढ़ाया मैंने, सिंटेक्स एनालिसिस के अंदर. तो P मैच करेगा 3 से, Q मैच करेगा 1 से. आपका क्वेश्चन डन है, सेकेंड ऑप्शन होगा. ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए रजिस्टर एलोकेशन आप लास्ट में करोगे कोड को जब जनरेट करोगे. एंड डेटा फ्लो एनालिसिस की डेटा कैसे फ्लो कर रहा है ये हम ऑप्टिमाइजेशन के अंदर चेक करेंगे, सो दैट कि हमारे पास कोड को हम शॉर्टर कर सके, टेकिंग लेसर स्पेस, है ना. स्पीड अप होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए कोड. सो इस वजह से हम ये चेकिंग करेंगे. सो आर विल मैच विद ऑप्शन नंबर 4, एस विल मैच विद ऑप्शन नंबर 2. चलिए, सेकंड होना चाहिए इसका आंसर. अमेजिंग, 100% एक्यूरेसी. अगेन बहुत बढ़िया, 20 का करेक्ट आंसर था. एक क्वेश्चन और पूछा है, ये भी गेट का क्वेश्चन है. पहले मैं एक और दिखा दूं, ये देखो, ये गेट का 2015 का क्वेश्चन है. अगेन मैच द फॉलोइंग इन कुछ कुछ सिमिलर टर्म्स है ना. अब आप देखो कौन किससे मैच करेगा. चलो, अगेन टाइम स्टार्ट्स नाउ. येस प्लीज, राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन. मुझे नहीं लगता पर्सनली कि आपका कंपाइलर का क्वेश्चन गलत होना चाहिए, क्योंकि कंपाइलर में बड़े सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं जो कि फॉर श्योर आते ही आते हैं, है ना. तो ये स्कोरिंग पार्ट होना चाहिए आपके पेपर का.
मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, एंड ये फैक्ट है, आपके सामने क्वेश्चंस हैं सभी, तो यू ऑल कैन सी। अच्छा, लेक्सिकल एनालिसिस फेज के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डीएफए मिनिमाइजेशन। वाई? बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू फाइनाइट ऑटोमेटा। तो विदाउट डाउट जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा की बात करते हैं, एफए की बात करते हैं, तो हम लेक्सिकल एनालिसिस में बात कर रहे हैं, है ना। अच्छा, अब नेक्स्ट ऑप्शन इज पार्सिंग में क्या करेंगे। पार्सिंग में क्या हम ग्राफ कलरिंग करेंगे, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल देखेंगे, या फिर हम प्रोडक्शन ट्री के बारे में बात करेंगे। अच्छा, एक चीज और, पोस्ट एज पर द ऑप्शंस आप देख सकते हो, एज पर ऑप्शंस, कि जब हम रजिस्टर एलोकेशन की बात करेंगे या फिर एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन करेंगे, तो एक्सप्रेशन आप इवैल्यूएट करोगे तब आप उसको इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर कुछ ऐसा रिलेट करते हो, है ना। तो एक्सप्रेशन वाला पोर्शन, आई कैन सी रिप्लाई यहाँ पर जो है वो सी आया है मैक्सिमम। देख लेते हैं, सी एब्सोल्युटली द राइट आंसर। तो जब हम बात करें एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट, बिकॉज एक्सप्रेशन कैन बी ऑफ कैटेगरी आइदर दिस इज इन प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर और इन पोस्ट ऑर्डर, है ना। तो यहां पर आप बात कर सकते हो डी कैन मैच विद ऑप्शन नंबर 3। तो ये तो एक पार्ट हो गया। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, पार्सिंग फेज के अंदर हम ट्री बनाएंगे, विच इज योर सिंटेक्स एनालिसिस फेज, and that can be production tree. It is also called as parse tree. It is also called as syntax tree. Yes, so B will match with 4 and register allocation related to the graph coloring method. So C is the right answer. Sorry, I think इसने लिया नहीं आंसर या थोड़ा सा लेट आया। C है इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए एक और बहुत ज्यादा पावरफुल स्टेटमेंट है जो कि मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन पेपर्स में आया है, वो ये, लेट्स से यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज ट्रू। क्या स्टेटमेंट? ठीक है, SLR इज पावरफुल देन LALR। अब बताओ, पावर का क्वेश्चन अभी मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, ये मैं बता रही हूँ 2016 का PYQ है ये, 2016 का, ठीक है। Another question is NLL1 is the top down parser. चलो, there are two statements only because बाकी के दो statements जो थे वो FA के सॉरी वो TOC में कवर करते हैं हम लोग। तो यस, बताओ भाई फटाफट से, what is a true statement? SLR is powerful than LALR? कौन ज्यादा पावरफुल होता है? पावर रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत बार है पेपर में। Is first statement right? No, this is the incorrect statement, because always remember that SLR is not powerful compared to LALR. SLR is less powerful compared to LALR compared to canonical LR, है ना। तो ये powerful नहीं होता, बट हाँ जी ये correct है, because LL1 एक तरीके का top down parser है। So second statement बिल्कुल true है। कौन किसकी कैटेगरी है, कौन ज्यादा पावरफुल है, ये सब आपको याद करना पड़ेगा। तो जो अभी पीछे पिक्चर्स शो करी है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने उसको यहाँ पे आज के डिस्कशंस के अंदर एड ऑन करा है। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, नवंबर 17 के क्वेश्चन पेपर में आप देख सकते हो, वैसे मैंने वो पार्ट बता दिया है बट स्टिल फिर भी मैं बता दूं, जैसा ये वाला क्वेश्चन था ना कि कौन किससे मैच कर रहा है, ऐसा ही सिमिलर हमारे पेपर के अंदर पूछा हुआ है 2017 में, मैच द फॉलोइंग, जहां पे डेफिनेशन आई है अबाउट व्हाट इज ऑप्टिमाइजर, ठीक है, व्हाट इज सिमेंटिक एनालिसिस, what is semantic analysis, what is the phase of parser, and what is scanner। तो स्कैनर होता है लेक्सिकल एनालिसिस, पार्सर होता है सिंटेक्स एनालिसिस, सिमेंटिक एनालिसिस, ऑप्टिमाइजर। ये चारों की डेफिनेशंस आई हैं, 2017 का क्वेश्चन है, यू कैन चेक एज वेल। चलिए ओके, सो वन लास्ट थिंग आई एम गोइंग टू शो,
यस, सिर्फ एल जो होता है, सिर्फ एल पार्सर जो है वो कैटेगरी है टॉप डाउन की, अलोंग विद द रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। ये देखो, ये डायग्राम याद रखो भाई, सबसे एल सिर्फ टॉप डाउन की कैटेगरी अलोंग विद रिकर्सिव डिसेंट, बाकी सब कुछ बॉटम अप की कैटेगरी होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसकी थोड़ी सी थ्योरी नोट्स में ऐड करी है विच आई विल शेयर, यू कैन सी। ये देखो, मैंने क्लियरली मेंशन करा है, जो इस बार ही क्वेश्चन में पूछा भी था। टॉप डाउन पार्सर्स कैटेगरी क्या है? यू आर स्टार्टिंग विद द स्टार्ट सिंबल एंड यू ट्रांसफॉर्म द स्टार्ट सिंबल टू द इनपुट, दैट इज कॉल्ड एज टॉप डाउन, है ना। आप स्टार्ट से स्टार्ट करोगे एंड आपको जो डिराइव करना है वो करोगे। इसकी कैटेगरी में वी हैव स्टडीड रिकर्सिव डिसेंट पार्सर। रिकर्सिव डिसेंट इज अ फॉर्म ऑफ टॉप डाउन। पहला पॉइंट, यहां पर क्या करते हो, दिस बेसिकली यूजेस रिकर्सिव प्रोसीजर एंड दिस सफर्स फ्रॉम, ये है आपका जो पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन, कि ये बैक ट्रैकिंग को फॉलो करता है। बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या है? इफ वन डेरिवेशन ऑफ प्रोडक्शन फेल्स, देन सिंटेक्स एनालाइजर रीस्टार्ट करेगा यूजिंग द डिफरेंट रूल्स, है ना। तो वापस से चला जाएगा पिछले वाले में। तो ये आपका बैक ट्रैकिंग की प्रॉब्लम है रिकर्सिव डिसेंट के अंदर। अगर आप इसको कंपेयर करोगे विद अदर कैटेगरी तो वहां पे नहीं होती। ये देखो, ये लो, ये रहा इसका डायग्राम एंड कंपैरिजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बारी क्वेश्चन में आया था ये कंपैरिजन, है ना। सो दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जून पेपर। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर, recursive decent parsers if has backtracking, है ना। if there is no backtracking then we call it as predictive parsers, which is also called as LL parser. So this question can also ask कि LL parser में backtracking होती है? तो no, there is no backtracking because predictive parser ये इसका other name है, ये इसका दूसरा नाम है। predictive parser को LL parsers कहा जाता है, ठीक है। Yes, please. A quick confirmation needed. Clear है? I have discussed all important points जो कि पार्सर के पूछे जा रहे हैं पेपर्स के अंदर, है ना। सबको ध्यान में रख के ये नोट्स मैंने रेडी करे हैं ताकि आप लोगों को सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएं। किसी को भी कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क। अच्छा, बिकॉज आई हैव एडेड द क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स ऑफ LL, सो आई हैव एडेड हियर the meaning. What is LL? LL parser का मतलब क्या होता है? Here the first L का मतलब है thus parsing from left to right and second L का मतलब होता है leftmost derivation, and ये जो bracket में हम लिखते हैं this means number of look ahead symbols. Generally ये 1 होता है, so LLK को आप LL1 भी बोल सकते हो, ठीक है। LLK को LL1 भी बोल सकते हो। सिमिलरली बच्चे, हमारे पास एक कैटेगरी और है विच इज कॉल्ड एज बॉटम अप, उसका भी मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया है। बॉटम अप पार्सर्स वर्क इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो उल्टा जा रहे हो, रूट पे आपको पहुंचना है, मतलब आपको स्टार्ट सिंबल को डिराइव करना है ना। वी स्टार्ट फ्रॉम द सेंटेंस, apply the production rules in reverse manner to reach the start state, तो हमें उल्टा जाना है। अब इसके अंदर आता है शिफ्ट रिड्यूस, है ना, या इसको आप कह सकते हो इसका अदर नेम। एंड यहाँ पर दिस यूजेस द 2 इनपुट स्टेप्स ऑफ बॉटम अप पार्सिंग के 2 स्टेप्स हम यहाँ पे यूज करते हैं। वन इज कॉल्ड एज द शिफ्ट स्टेप, यस, एंड अनदर इज कॉल्ड एज द रिड्यूस स्टेप। सो 2 स्टेप्स हम लोग करेंगे, वन इज कॉल्ड एज शिफ्ट, अनदर इज कॉल्ड एज रिड्यूस। यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन करा है शिफ्ट क्या होता है। शिफ्ट का मतलब होता है एक सिंबल को उठाना एंड उसको प्लेस कर देना स्टैक के अंदर, है ना। कोई भी एक्सप्रेशन से एक सिंबल को उठाना, उसको स्टैक में प्लेस करना, इसको शिफ्ट कहते हैं। यू कैन सी हियर दैट आई हैव रिटन हियर, yes, this symbol is pushed onto the stack. So one by one you are going to pick a symbol. इनपुट से आप एक सिंबल उठाओगे, ये आपका इनपुट है। सो इनपुट से आपने एक सिंबल उठाया एंड उसको आपने कहाँ पे प्लेस कर दिया?
स्टैक में प्लेस कर दिया, इसको कहते हैं शिफ्ट स्टेप, ठीक है। अब सेकंड होता है आपके पास रिड्यूस स्टेप। रिड्यूस का मतलब है कि प्रोडक्शन रूल में अगर आपको लगता है कि इसको आप किसी में रिड्यूस कर सकते हो, मतलब इसकी जगह पर आप कुछ और लिख सकते हो, सो यू कैन रिड्यूस इट, दैट इज कॉल्ड एज reduction. So when a parse tree finds a complete grammar rule and replace it to the left hand side, it is called as the reduce step. For example, you can say capital A derives A. So this small a can be replaced with capital A. है ना, तो मैं स्मॉल ए की जगह पर अगर कैपिटल ए लिखूंगी तो इसको मैं क्या बोल दूंगी, दिस इज बेसिकली नोन एज द रिड्यूस स्टेप। सो हम रिडक्शन करते हैं एंड यहाँ पे कॉन्सेप्ट फॉलो क्या होता है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्टैक, ऑलवेज रिमेंबर, सो वी विल वर्क अपॉन द टॉप ऑफ स्टैक। यस, जो सबसे ऊपर होगा सिंबल उसको रिप्लेस करोगे, उसको रिड्यूस करोगे, है ना। सो विल वर्क अपॉन ऑलवेज द टॉप ऑफ स्टैक। एंड बच्चे टॉप ऑफ स्टैक को क्या कहते हैं, टॉप ऑफ स्टैक इज कॉल्ड एज हैंडल। Yes, top of stack is called as handle. When the top of the stack contains a handle. Yes, so you are basically going to replace a handle. आप handle को reduction करते हो basically. ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पर दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. There are two types of conflicts. This is also previous year question UGC net. One is called as shift reduce conflict. Yes. And second is called as reduce conflict. Right? Shift reduce conflict. Reduce conflict. ये क्या कहते हैं? As the name suggests, might be possible एक ही स्टेप में शिफ्ट भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, तो कंपाइलर कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं. ठीक है. या फिर एक से ज्यादा रिडक्शंस हो रहे हैं तो भी कंपाइलर कंफ्यूज है कि मैं क्या करूं. तो ये दो तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, यूजीसी में नाम पूछा हुआ है ना. एंड इस बारी क्या क्वेश्चन आया था, दिस टाइम दे आस्क्ड यू द क्वेश्चन कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ये सॉल्व कैसे होगा. यस, the conflicts are always solved by applying the precedence and the associativity, है ना. This is basically solved by what? This is solved by precedence and associativity. Obviously इनसे solve होगा ना. ये प्रेसिडेंस का मतलब क्या होता है बच्चे, प्रेसिडेंस का मतलब होता है प्रायोरिटी. तो जिसकी पहले प्रायोरिटी उसको पहले चांस मिलेगा. एसोसिएटिविटी आपको डायरेक्शन बताता है कि कौन सी डायरेक्शन में आपको मूव ऑन करना है. जैसे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसको मिलता है, ब्रैकेट को. उसके बाद आता है पावर साइन, है ना. उसके बाद आएगा मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन एंड लास्ट में चांस मिलेगा प्लस एंड माइनस को. जब आप एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो ये इसका प्रेसिडेंस ऑर्डर है कि पहले इसको करोगे, फिर इसको करोगे, फिर इसको करोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे. तो दिस इज बेसिकली अ प्रेसिडेंस ऑर्डर. ऑल राइट. अब एसोसिएटिविटी क्या है, डायरेक्शन. मानो कि एक एक्सप्रेशन में दो आ गए सेम टाइप ऑफ प्रेसिडेंस वाले, लाइक एक एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई भी है डिवाइड भी है, तो कैसे सॉल्व करेंगे. इन दैट केस यू विल अप्लाई the associativity. And what is the associativity? Let's say in the power sign we have associativity right to left. In multiplication division we have left to right, है ना. In plus and minus we have left to right. So ये question इस बारी पूछा था in the paper June 2024 का question है ये. लिख लो, सब कुछ connected है. Yes, as like we solve expressions, है ना. While solving expressions you must have encountered such type of expressions where we have to apply the precedence order. So what type of precedence order we are going to put in that case, that depends upon कि उसका क्या precedence है ना, which expression we are solving, what's the precedence order, and thereby we keep on solving it, right. Like for example, if I have to solve 5 plus 1 multiply by 6, 5 plus 1
multiply by 6. So what is the answer? First precedence is by bracket. So 5 plus 1, 6. 6 multiplied by 6. Now this will give you answer 36. है ना? So that depends upon. Now why am I not multiplying 6 first? Because this is the precedence order. ये order है, मुझे इसको follow करना पड़ेगा, है ना? तो ऐसे ही अगर conflict हो जाता है, उसको solve कैसे करेंगे? We will solve the conflict by precedence order and by associativity. Right? Kaustab, I'll give you one more example. If you still have a doubt, let us consider I have 1 plus 2 multiplied by 5 plus 30 divided by 5. Let's say this is the expression which we have to solve. I said you we have to apply the precedence order, है ना? So first of all, we will see, do we have a bracket? No, I do not have a bracket. Then we are going to apply power sign. Do we have a power sign? No, I do not have power. Then I'll see multiplication and division. But if I have both of them in an expression, then I'm going to solve left to right, है ना? As like you can see, first I'll solve this. Then second, I'm going to solve this because this is the associativity which I'll apply. So 1 plus 10 plus 30 by 5 is 6. Now, again, in one expression, we have two additions. Hana? Again, you are going to apply left to right. So, you will solve it left to right. That means this you are going to solve first. Whatever answer comes, that you will going to solve second. So, 10 plus 1, 11. 11 plus 6 will give you answer 17. That's it. Question done. So, मेरा मतलब क्या है? मेरा मतलब ये है आपको बताने का कि भाई हाँ जी, मैं ये एक्सप्रेशन सॉल्व नहीं करा रही हूं, ये मेरा टॉपिक नहीं था. मेरा टॉपिक ये है बताने का कि हाउ डू यू सॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट. दिस इज द टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना, दैट इन वन एक्सप्रेशन वी हैव मल्टीप्लिकेशन, वी हैव डिविजन विच इज ऑफ सेम ऑर्डर, है ना, which have same precedence order. So bhai, how will I solve them? I will solve it by applying the precedence and also the associativity, and the same logic is applicable on the conflicts which we have in case of parsers. Chaliye, a quick confirmation needed, everyone. Clear? This is all about the session today. Revision of compiler design. This is all about the parsing phase. And as I said you, bache, you have to see my question. Acha, one more previous year question. Jaldi se. This is also PYQ 2019 ka question hai. Shift reduce parser consists of what? Time starts now. Input buffer, stack, parse, table. अभी मैंने एक वर्ड तो बहुत पॉपुलर बोला, दो वर्ड्स बोले. सो व्हाट ऑल शिफ्ट रिड्यूस पार्सर कंटेन? कोमल, ये वाला एग्जाम्पल ना कोमल मैंने वहां पे करवाया है, जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में आपको बोला ना, सुपीरियर रिविजन कंपाइलर डिजाइन वाली वीडियो देखना, तो वहां पर मैंने कराया है LL1 पार्सर. रादर वहां पे मैंने फर्स्ट एंड फॉलो भी निकालना सिखाया है, तभी मैंने बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है. मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देती हूँ. ओके, टाइम अप है. ओके, राइट आंसर डी. सारे वर्ड्स हैं भाई इसके अंदर. पार्स, टेबल, स्टैक, इनपुट बफर, ऑल ऑफ देम are existing here. वैसे भी बता दूं बच्चे, all the phases of compiler designing are going to deal with symbol table as well as the error handler. So सबके अंदर टेबल तो होता ही है, ठीक है, सबके अंदर टेबल तो होता ही है. मैक्सिमम ऑडियंस हैव गिवन सी. भाई क्यों? इनपुट तो अभी आपको बताया मैंने. इनपुट, ये देखो, इनपुट तो वर्ड अभी बताया था, याद करो, ये लिखा ऊपर. इनपुट से आप स्टैक में प्लेस करोगे. फिर क्या सुना आपने मेरी बात को? अच्छा, ये देखो, मैं दोबारा बता रही हूं, ध्यान से सुन लो कि ये जो टॉपिक मैंने करवाया हुआ है यूट्यूब पे, आपको इसी नाम से वीडियो मिल जाएगी. You will find my video by same name, Superior Revision Compiler Design. This is very important. I've already taught here the concept of tokens, how to find tokens, which was question in this paper, है ना. ये अभी का क्वेश्चन था, ये मैं इस टॉपिक में करवा चुकी हूँ. ऑल्सो आई हैव डिस्कस्ड द पॉइंट अबाउट फर्स्ट एंड फॉलो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, फर्स्ट एंड फॉलो. तो देख लेना ये वाली वीडियो.
ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, आपकी हेल्प की है इसलिए बोल रही हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लो भाई PYQ का। अच्छा ये रहा, ये भी 2019 का क्वेश्चन है। ओके, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड बाय कंपाइलर फॉर मैनेजिंग वेरिएबल्स एंड देयर एट्रीब्यूट्स। अभी मैंने बताया, जस्ट अभी वर्ड बोला, बाइनरी ट्री, लिंक्ड लिस्ट, सिंबल टेबल और पार्स ट्री, पार्स टेबल। So there is a table which is used by all phases of compiler designing for managing the variables and the respective attributes. What it is called as? Yes, please time up. Definitely it's symbol table. Again, I'm repeating one thing. There are two things with all which deal with. एक मिनट रुको, या मैं यहाँ पे दिखाती हूँ। CS का आंसर पहले तो देख लें और मैं यहाँ पे बना देती हूँ। There are two extra things with which all phases of compiler deal with. One is called as symbol table, है ना, ये देखो यहाँ पे भी लिखा था, प्लस इसके साथ आता है error handling. तो बच्चे सारी फेजेस ये दो काम तो फॉर श्योर करती हैं, सारी फेजेस, है ना, यही क्वेश्चन था, 2019 का क्वेश्चन था, तो PYQ में आया है, तो आप खुद सोच लीजिए कि इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही नहीं हम बात कर रहे हैं। अच्छा जी, आई थिंक डन है, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन कवर्ड। यस, ओके, सो ये एक क्वेश्चन और, बॉटम अप पार्सर क्या जनरेट करेगा? 2018, सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं, तो अब सही आंसर, बॉटम अप पार्सर इज गोइंग टू जनरेट ऑलवेज, जैसे हमने LL का देखा था, इट जनरेट्स लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, वैसे ही यू हैव टू रिमेंबर हियर दैट बॉटम अप पार्सर इज ऑलवेज गोइंग टू जनरेट when we talk about the bottom up parser, then we are talking about LR parsers, है ना, where what is this L? Again L is left to right scan, ठीक है, and what is this R बच्चे? This R stands for rightmost derivation in reverse. Yes, rightmost derivation किसमें? रिवर्स में, तो बी है इसका राइट आंसर, लिख लो ये पॉइंट, अगर कंफ्यूजन है सो डू राइट इट बिकॉज इट्स PYQ 2018. वन मोर क्वेश्चन, आई थिंक यस 2022, चलो 2022 का क्वेश्चन है, टू स्टेटमेंट्स हैव बीन गिवन टू यू, व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? टाइम स्टार्ट्स नाउ. I think this is last question of the session. LALR is more powerful than canonical LR. SLR is more powerful than LALR. भाई बहुत simple relation. Simple LR, then LALR and then canonical LR, है ना? Time up हो गया. So LALR ज़्यादा powerful है canonical से नहीं. SLR ज़्यादा पावरफुल है LALR से बिल्कुल भी नहीं, दोनों स्टेटमेंट्स आपके फॉल्स हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स स्टेटमेंट, सी इज द राइट आंसर. 50% क्या हो गया भाई, क्या हो गया, फर्स्ट ट्रू कैसे हो गया? किसने बोला फर्स्ट ट्रू है? बोथ आर फॉल्स भाई, बोथ आर फॉल्स. हम यहाँ गलती बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, आप देखो कितना स्कोरिंग पार्ट है ना, एक एक चीज मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, मुझे नहीं लगता है आपकी मिस्टेक होनी चाहिए. 2021 का क्वेश्चन जल्दी से, अभी सेम स्टेटमेंट टाइप्स वी हैव डिस्कस्ड, वेरी क्विक रिप्लाई नीडेड, टाइम स्टार्ट्स नाउ. LL1 and LR both are examples of bottom up. याद करो, recursive descent and SLR are example of top down.
व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या सही है, क्या गलत है? LL1 इज अ कैटेगरी, किसका कैटेगरी है? टॉप डाउन का। LR किसका कैटेगरी है? LR है कैटेगरी बॉटम अप का, तो ये गलत है। रिकर्सिव डिसेंट पार्सर कैटेगरी होता है टॉप डाउन का, बट SLR किसका कैटेगरी है? SLR कैटेगरी होता है बॉटम अप का, तो ये भी गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट्स आर the false statements here for this question. A is the right answer for this. Let's see. Oh, I think इसने पिक नहीं किया, बट कुछ लोग बी भी भेज रहे थे। भाई क्या हुआ? कहीं कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो, बिकॉज यहां पर हम गलती अफोर्ड नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ये बहुत स्कोरिंग पार्ट है। यस, ये बहुत स्कोरिंग पार्ट है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर और बताओ फटाफट से। बॉटम अप पार्सर इनमें से कौन सा होता है? रिकर्सिव डिसेंट, LL1, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, या बोथ A and C? व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस? आई एम आस्किंग फॉर द बॉटम अप पार्सर। ठीक है, बॉटम अप। रिकॉल करो फटाफट एंड रिप्लाई करो। कोई बात नहीं, मैं चैट भी, आई एम लुकिंग इनटू द चैट एज वेल, डू नॉट वरी। Recursive descent parser is a category of, it's not bottom up. Recursive descent is the category of top down. So for sure ये तो नहीं होगा. LL1 is the category again for top down, है ना? Operator precedence is the category for bottom up along with LR parsers. So C is the right answer. Okay, 72% are right. C is the right answer for the question. Operator precedence is a bottom up parser. चलिए ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। ऑल रिलेटेड पॉइंट्स हैव बीन कवर्ड। ये क्वेश्चन था ना इस बारी का, ये क्वेश्चन था इस बारी का, जून 2024 का, ये मैंने ऐड कर दिया था। तो बैक ट्रैकिंग रिलेट करता है प्रिडिक्टिव पासेस में, बिकॉज इसमें बैक ट्रैकिंग नहीं होती है ना। कैनोनिकल LR आपका वो है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ स्टेट्स होती है। हाँ, सो ये दो मैच तो बिल्कुल ठीक है। A will match with 3, C will match with 4, which is in option number D. So infinite language with matching numbers, automata, post correspondence problem, undecidable problem है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी TOC में PCB क्या होता है। Yes, पल्लवा राय। चलिए, this is all about the session everyone, this is all about the discussion. Now I'll be meeting you on Wednesday. As you know, Monday, Wednesday, Friday is the schedule for the session. So I'll be meeting you on Wednesday, and definitely we're again going to revise something very interesting and important for the examination. Hope you all liked the session, and we will be definitely meeting in the next class with again a very interesting and important concept. Thank you so very much. See you all. God bless you. Bye.